इस कहानी की शुरुआत होती है 1847 में। एक राजा था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी उसे बहुत प्यार करती थी और उसका एक खुशहाल परिवार भी था। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी राजा को शांति नहीं मिल रही थी और अपनी आत्म शांति के लिए राजा हर तरह के दान पुण्य किया करता था। और एक दिन राजा एक साधु से मिला और शांति पाने का उपाय पूछा। साधु ने राजा को सुझाव दिया कि सब कुछ छोड़कर उसे अपनी आत्म शांति की तलाश में निकल जाना चाहिए। राजा ने साधु की बात मानकर अपना राजमहल और परिवार छोड़कर आत्म शांति की तलाश में निकल गया और कई मंदिरों तीर्थ स्थलों पर जाने के बाद भी जब उसे शांति नहीं मिली तो वो एक जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक आवाज सुनाई दी। राजा उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसे लगा कि जैसे उसके पेरेंट्स उसे पुकार रहे हों। वो एक पत्थर के पास पहुंचा जिसे देखने के बाद राजा के मन को असीम शांति मिली और तभी वहां जंगल में रहने वाले लोग भी आ जाते हैं। वो उस पत्थर को पंजुर्ली देव बुलाते थे। वो उसकी पूजा करते थे और उनका मानना था कि पंजुर्ली देव ही सालों से जंगल में उनकी रक्षा कर रहे हैं। राजा उनसे पंजुर्ली देव को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगने लगता है। राजा के कई बार विनती करने पर गांव के ही एक आदमी के अंदर पंजुर्ली देव खुद आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि वो उनके साथ जाएंगे, लेकिन बदले में तुम मेरी आवाज जहां तक जा रही है वो सारी जमीनें इन गांव वालों को दान में दे दोगे। तुम या तुम्हारा कोई भी वंशज इस जमीन को कभी वापस नहीं लेगा और मेरे साथ मेरा एक उग्र रूप गुलिगा देव भी आएगा और अगर तुमने या तुम्हारे किसी वंशज ने कभी इस जमीन को वापस लेने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। राजा उनकी सभी शर्तें मान जाता है और पंजुर्ली देव को लेकर अपने महल में आ जाता है। उसे अब असीम शांति मिल रही थी। और फिर कहानी 123 साल आगे 1970 में शिफ्ट हो जाती है, जब जंगल के एक गांव में हर साल की तरह इस साल भी भूता कोला फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जिसमें एक परफॉर्मर गुलिगा देव के अवतार में ही परफॉर्म कर रहा होता है। उनका मानना था कि परफॉर्मेंस के दौरान पंजुर्ली देव परफॉर्मर के अंदर प्रवेश करके उन सबको आशीर्वाद देते हैं। इस साल फेस्टिवल में राजा का एक वंशज भी आया हुआ था जो रिचुअल्स खत्म होने के बाद कहता है कि उसे अब यह सब नाटक और नहीं झेलना है। उसे अपनी सारी जमीन वापस चाहिए। वो इस जमीन पर मॉल्स और बिल्डिंग्स बनाकर प्रॉफिट कमाना चाहता था। वो भूता कोला परफॉर्मेंस से बहस करने लगता है और अपनी जमीन वापस हासिल करने के लिए उन सबको कोर्ट में भी घसीटने की बात करता है, जिस पर परफॉर्मर उससे कहता है कि यह जमीन तुम्हारे ही राजा ने इस जंगल वालों को दान में दी थी, इसलिए वो लोग जमीन वापस नहीं करेंगे। जिसके बाद राजा का वंशज उसका अपमान करता है और पूछता है कि यह कोई नचनिया बोल रहा है या फिर गुलिगा देव। जिसके बाद वो परफॉर्मर कहता है कि अगर तुम मुझे ढूंढ लोगे तो समझो मैं नचनिया ही बोल रहा हूँ। और वो एक मसाल लेकर जंगल में जाता है और एक राउंड घूमकर गायब हो जाता है। उस परफॉर्मर का बेटा शिवा भी वहाँ मौजूद था और अपनी आंखों से वो सब कुछ देखने के बाद शिवा डर जाता है और अगले दिन उस राजा का वंशज कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मर जाता है। जिसके बाद सबको यकीन हो जाता है कि उस परफॉर्मर के अंदर पंजुर्ली देव ही थे। यहाँ से कहानी एक बार फिर से जंप लेती है 20 साल आगे 1990 में। शिवा अब बड़ा हो चुका है। वो हर साल होने वाले बुफेलो रेस में पार्टिसिपेट करता है। पिछले कई सालों से शिवा ही यह रेस जीतता आ रहा था और इस साल भी वो जीत जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स चीटिंग करके गांव के ही जमींदार देवेंद्र के आदमियों को जिता देते हैं। जिसके बाद शिवा उनसे मारपीट करने लगता है और एक जबरदस्त फाइट सीन के बाद वो लोग देवेंद्र के घर जाते हैं। देवेंद्र कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मरने वाले राजा के वंशज का ही बेटा था, लेकिन वो अपने पिता की तरह नहीं था। वो ईमानदार था, गांव वालों से अच्छा बर्ताव करता था। वो शिवा के सामने ही अपने आदमियों को चीटिंग करने के लिए मारता है और उनसे मेडल और फर्स्ट प्राइज में मिलने वाली यामाहा बाइक भी शिवा को दे देता है। और कुछ दिनों बाद गांव में भूता कोला फेस्टिवल भी होने वाला था, जिसकी तैयारी के लिए वो शिवा को कुछ पैसे भी देता है। कायदे से तो शिवा को ही उसके पिता के गायब होने के बाद शिवा को ही भूता कोला में गुलिका देव के रूप में परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन शिवा एक मस्तीखोर लड़का था। वो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता, जंगल में शिकार करता और शिवा को बार बार अपने पिता के ही गायब होने वाली
वाली रात का सपना आता रहता था जिससे वो डर जाता था। इसलिए वो भूताकोला में परफॉर्म करने से मना कर चुका था और उसकी जगह पर उसका चचेरा भाई गुरुआ भूताकोला में परफॉर्म करता था। शिवा गांव वापस आकर देवेंद्र के दिए हुए पैसे अपने अंकल को दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को, जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। उसे अपनी ड्यूटी बहुत प्यारी होती है। उसे जंगल में सर्वे करके गांव वालों द्वारा अवैध कब्जा की हुई जमीनों को वापस से फॉरेस्ट रिजर्व में शामिल करने का टास्क दिया जाता है। वो लोग सर्वे कर रहे होते हैं। भूताकोला फेस्टिवल का दिन नजदीक आ रहा है और इसी तैयारी में कुछ लोग जंगल से लकड़ियां और पत्ते काट कर ले जा रहे हैं। मुरली उन्हें अपने पास बुलाकर लकड़ियां काटने के लिए परमिशन ना लेने की वजह से धमकाने लगता है और कहता है कि अगली बार परमिशन लेकर ही जंगल से लकड़ियां काटना। इधर रात में शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने जाता है और वो लोग एक जंगली सूअर का शिकार करते हैं, जिसके बाद वो उसका एक हिस्सा अपने मालिक यानी कि देवेंद्र के घर पर भी लेकर जाते हैं, जहां देवेंद्र एक वकील के साथ था। वो शिवा को बताता है कि जमीन को लेकर गवर्नमेंट का सर्वे चल रहा है और पूरे गांव वालों को नोटिस मिला है, इसलिए वो पूरे गांव वालों को अपने जमीन के कागजात तैयार रखने के लिए कहता है। शिवा कहता है कि आप ही हमारे मालिक हैं, जैसा आप कहेंगे हम लोग वैसा ही कर देंगे। वो लोग वहां से घर चले जाते हैं और शिवा को पता चलता है कि उसकी लव इंटरेस्ट लीला शहर से फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुकी है। उसी रात गांव में भूताकोला का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जा रहा होता है और पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। लगातार पटाखों की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर मुरली भी वहां आ जाता है। उसे धार्मिक रिचुअल्स और उनके देव से कोई मतलब नहीं होता। वो पटाखे फोड़ना बंद करवाने लगता है। तभी शिवा बीच में आ जाता है और जबरदस्ती पटाखे फोड़ने लगता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस भी हो जाती है और आखिर में मुरली वहां से चला जाता है। अगले दिन लीला के पिता के कहने पर शिवा देवेंद्र का सोर्स लगाकर लीला की पोस्टिंग अपने ही गांव में करवा लेता है। लीला पहले दिन ही अपनी ड्यूटी पर जाती है। उसी दिन मुरली और उसकी टीम, जिसमें लीला भी शामिल थी, वो लोग गांव आते हैं और रिजर्व फॉरेस्ट की जो जमीनें गांव वालों ने कब्जा की थी, जबरदस्ती उसे खाली करवाने लगते हैं, क्योंकि गांव वालों ने उनकी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। इस दौरान पुलिस और गांव वालों के बीच जमकर झगड़ा भी होता है। तभी शिवा भी वहां आ जाता है और उन सब की धुलाई करने लगता है। एंड में पुलिस के साथ कुछ मजदूर जो पुलिस के साथ थे शिवा को बांध देते हैं और रिजर्व फॉरेस्ट और गांव के बीच बाउंड्री बनाकर चले जाते हैं। शाम को जब लीला अपनी ड्यूटी से वापस आती है तो गांव वाले उससे नाराज होते हैं। शिवा अब भी वहीं पर बैठा हुआ था। लीला उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन शिवा उससे गुस्सा था, वो खाना फेंक देता है। हालांकि इन सब में लीला की कोई गलती नहीं थी। अगली सुबह पूरे गांव वाले मिलकर जमींदार देवेंद्र के घर जाते हैं, जो उनकी जमीनों के कागजात लेकर मुकदमा करने के लिए उनसे अंगूठा कागजात पर लगवा लेता है। तभी शिवा का एक दोस्त जमींदार के घर की सुंदरता देखकर इम्प्रेस हो जाता है और घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर ही देवेंद्र का एक आदमी आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम नीच लोगों का घर के अंदर आना मना है। इस बात से शिवा गुस्सा हो जाता है और वो भी देवेंद्र के आदमी को मार देता है। लेकिन इस घटना के बाद भी देवेंद्र अपने ही आदमी को डांटता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे घर के अंदर भेज देता है। रात में शिवा जमींदार से कहता है कि वो मुरली का ट्रांसफर करवा दे, लेकिन देवेंद्र कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुरली की छवि बिल्कुल साफ है, वो अपने काम में भी माहिर है। जिसके बाद शिवा कहता है कि अगर वो लोग ये प्रूव कर दें कि मुरली अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है तो क्या ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर शिवा अपने काम पर लग जाता है। वो लोग जोर शोर से लकड़ियां काटने लगते हैं और झूठ मूठ की हवाई फायरिंग करके ऐसा दिखाते हैं कि जैसे जंगल में शिकार जोरों शोरों से चल रहा है। मुरली भी इस बात से परेशान हो जाता है और ऊपर से भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। एक रात देवेंद्र का ही एक आदमी सुरेंद्र मुरली से डील करता है कि अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट देवेंद्र के बदले डायरेक्ट उसे ही दिलवा दे तो वो शिवा और उसके दोस्तों को पकड़वा देगा। मुरली मान जाता है और वो लोग शिवा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में एक जगह शिवा और उसके दोस्त मिलकर एक पेड़ को काट रहे थे। तभी उनके आदमी ने सिग्नल दिया कि पुलिस आ रही है। पेड़ आधा कट चुका था। वो पेड़ को छोड़कर छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुरली अपनी जीप लेकर वहां पहुंचता है वो आधा कटा हुआ पेड़ उनकी गाड़ी पर गिर जाता है। शिवा और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं और देवेंद्र के कहने पर वो लोग जंगल में ही जाकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक होने की वजह
वजह से पूरी पुलिस फोर्स शिवा और उसके दोस्तों को ढूंढने लगती है। एक दिन लीला जंगल में उनके अड्डे पर खाना लेकर आती है, लेकिन शिवा उससे नाराज था। वो खाना नहीं खाता और आखिरकार रात में प्यार में मजबूर शिवा सबसे छुपकर लीला से मिलने गांव चला जाता है और रात भर वो लीला के साथ ही रहता है। लेकिन सुबह होते ही मुरली वहां आ जाता है और शिवा को गिरफ्तार कर लेता है। साथ ही उसी रात उन लोगों ने शिवा के दोस्तों को भी जंगल से गिरफ्तार कर लिया था और उन सबको लेकर वो जेल में बंद कर देते हैं। उनके जेल जाने के बाद गुरुआ देवेंद्र से मिलने उसके घर जाता है और शिवा को जेल से छुड़ाने के लिए हेल्प करने को कहता है, लेकिन देवेंद्र उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के बाहर एक जगह ले जाता है और गुरुआ से कहता है कि अगर वो इस बार भूता कोला परफॉर्मेंस के दौरान गांव वालों से कह दे कि वो लोग अपनी सारी जमीनें देवेंद्र को वापस कर दें तो उसके बदले वो गांव के बाहर उसे 5 एकड़ जमीन दे देगा। गुरुआ इस बात से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से देवेंद्र उसे मारकर गांव में ही दयू के मंदिर के बाहर ही फेंक देता है। और उसी रात एक बार फिर से शिवा को जेल में ही पंजुर्ली देव का सपना आता है जो बुरी तरह से रो रहे थे और एक बार फिर से शिवा चौंक कर नींद से उठ जाता है। गुरुआ के अंतिम संस्कार के बाद शिवा की माँ एक वकील की मदद से उसकी और उसके दोस्तों की जमानत करवा लेती है और वो लोग शिवा को गुरुआ की मौत के बारे में भी बता देते हैं। लेकिन जेल से निकलते ही देवेंद्र के आदमी शिवा के पास आते हैं और बताते हैं कि देवेंद्र ने उसे बुलाया है। वो देवेंद्र के घर जाता है। देवेंद्र उसे दारू और मटन खिलाकर उसके कान भरना शुरू कर देता है कि गुरुआ को इंस्पेक्टर मुरली ने ही मारा है। शिवा गुस्से में अपने गांव आ जाता है और वो बदले की आग में जल रहा था और वो गांव के लोहार महादेव के साथ दम मार रहा होता है, जिसके बाद वो मुरली को मारने के लिए जाने ही वाला था। लेकिन तभी महादेव उसे बताता है कि उसने देवेंद्र और गुरुआ को एक साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था, लेकिन वापस आते समय गाड़ी में सिर्फ देवेंद्र ही था। इसका मतलब देवेंद्र ने ही गुरुआ का खून किया है। यह सब बातें देवेंद्र का एक आदमी सुधाकर भी सुन लेता है और वो शिवा पर हमला कर देता है। लेकिन उन सब की धुलाई करने के बाद शिवा सीधा देवेंद्र के घर जाता है और उसके घर के अंदर जाकर उसके खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए उसे धमकी देता है और आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकार कर घर वापस आने लगता है। इधर मुरली को भी पता चल चुका था कि देवेंद्र ने धोखे से पूरे गांव वालों की जमीन अपने नाम करवा ली है और गुरुआ को भी उसी ने ही मारा है। वो जंगल और उसकी जमीन को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो जानता था कि अगर यह जमीन देवेंद्र को मिल गई तो पूरे जंगल को ही खत्म कर देगा। इसलिए वो गांव वालों को समझा रहा होता है कि उसका असली दुश्मन वो नहीं है। वो बस चाहता है कि आप लोग इलीगल जंगल की जमीनें कब्जा ना करें और अब वो उनकी मदद करना चाहता है ताकि वो जंगल को बचा सके। तभी शिवा भी वहां आ जाता है और बताता है कि आर पार की लड़ाई के लिए देवेंद्र यहाँ आ रहा है, जिसके बाद मुरली भी अपने साथी पुलिस वालों को भी बुला लेता है और उसके पीछे देवेंद्र भी अपने ढेर सारे गुंडों के साथ वहां आ जाता है। गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस वाले भी उन सभी गुंडों का मुकाबला करते हैं और हमें एक जबरदस्त क्लाइमैक्स फाइट सीन देखने को मिलती है जो बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन फाइट के एंड में देवेंद्र शिवा के एक दोस्त को गोली मार देता है, जिसके बाद शिवा देवेंद्र को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी देवेंद्र का एक आदमी आकर शिवा को पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। शिवा का सर एक पत्थर से टकराता है और उसका खून उस पत्थर पर लग जाता है। यह पत्थर असल में वही पत्थर था जो राजा को लगभग 150 साल पहले मिला था। सर पर चोट लगने की वजह से शिवा मौत की दहलीज पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है इस फिल्म का सबसे अमेजिंग सीन कि पंजुर्ली देव का एक अवतार शिवा के सर के पास आकर जोर से चीखता है, जिससे कि शिवा को होश आ जाता है। लेकिन इस बार शिवा अकेला नहीं था, बल्कि उसके अंदर पंजुर्ली देव का उग्र रूप गुलिका देव भी थे और वो देवेंद्र और उसके सभी साथियों को मार देता है। इन द एंड हम देखते हैं कि शिवा अपने गांव के अगले भूता कोला फेस्टिवल में पंजुर्ली देव बनकर परफॉर्म कर रहा होता है, जहां इंस्पेक्टर मुरली भी मौजूद होता है। शिवा के रूप में पंजुर्ली देव मुरली को थैंक यू कहते हैं और यहीं पर लीला भी मौजूद थी जो कि अब प्रेग्नेंट थी। और तभी जंगल से शिवा को एक आवाज सुनाई देती है। शिवा उस आवाज के पीछे जंगल की तरफ भागता है और उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसके पिता गायब हुए थे। उस जगह पर दोनों
एक बार फिर से मिलते हैं और एक साथ दोनों गायब हो जाते हैं और इस सस्पेंस के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपने यह फिल्म देख ली होगी। तो आपके लिए इस फिल्म का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे इसका क्लाइमैक्स मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। इसके अलावा साउथ की और भी मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।